मैं सीएसडी भी लिखता जाऊंगा, वर्क के सारे पॉइंट पढ़ाता भी जाऊंगा। तो देखो गौर सुनिए, सबसे पहले वर्क की डिफिनीशन। तो वर्क की डिफिनीशन होती है मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स, अपोजिट फोर्स के अगेंस्ट किया गया मोशन, कार्य। ये देखो, अब इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। और डीवी का मतलब क्या होता है? डीवी का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डीवी का मतलब क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब एक एक करके बात को सुनते जाइएगा। तो पहला है वर्क इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? बताओ सारे बच्चे बताएं, वर्क इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? वर्क इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? बताओ। ये बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे बेटा। वर्क बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। मैंने ये पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, और मैंने इसीलिए कहा है नोटबुक रिवाइज करके रखो, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे टर्म हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैंने पढ़ाया है कि वर्क जो है वो बाउंड्री प्रॉपर्टी है, बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। नॉट इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव। ना तो ये इंटेंसिव होता है ना एक्सटेंसिव होता है, ये बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है। क्यों बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है? ये सारी बातें लिखा दी है। ईशांत रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी लिखा दूंगा, परेशान ना हो। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल लिखा दूंगा। अब वर्क क्या है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? बताओ वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? बताइए सब लोग। वर्क हीट, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन है। वर्क हीट, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन है। इसके अलावा सब स्टेट फंक्शन है। तो वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं। वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है। समझते जाइएगा। वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है। क्लियर? यस, पाथ फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे ने कहा सर समझ गए। अब मैं इस बात को थोड़ा सीएसडी पे भी लिख देता हूं, जैसे आपको ध्यान रहे। तो देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है कंप्रेशन। आपने कंप्रेस किया है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा? वो हमेशा होगा, एक मिनट रुक जाओ, पॉजिटिव। वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा? निगेटिव। बात समझ पाए? तो वर्क डन कंप्रेशन। अब वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा वो देखो। तो वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क का साइन कैसा आएगा? निगेटिव। वर्क का साइन कैसा आएगा? निगेटिव। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है? पहले यस या नो बोलो। वर्क पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है। वर्क में मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन आएगा। यस, यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब अगला पॉइंट जरा समझना। वर्क डन अगेंस्ट, अगेंस्ट वैक्यूम,
वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। अब देखो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम का मतलब क्या है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां प्रेशर ना हो। वैक्यूम किसको कहते हैं? जहां की एयर निकाल ली जाए उसको वैक्यूम कहते हैं। जहां की एयर निकाल ली जाए उसको वैक्यूम कहते हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम हमेशा जीरो होगा। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम हमेशा जीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है। पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है। तो जब पी एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो होगी तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम जीरो होगा। बैक साइड, अरे आशीष चंद्रा ब्लैक, बैक साइड भी कर देंगे, पहले पढ़ लो। वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, क्यों? वैक्यूम का मतलब है वहां पर एयर नहीं है। जब एयर नहीं है तो प्रेशर होगा? नहीं होगा। और P की वैल्यू जीरो डालोगे तो वर्क जीरो ही आएगा ना। इस फार्मूले में P की वैल्यू डालो। जब P की वैल्यू आप जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कहीं पर कहा जा रहा है तो हमेशा जीरो वर्क लिखिएगा। वो सारा डाटा देगा आपको परेशान करने के लिए। वो सारा डाटा देगा कि भाई 2 मोल आइडियल गैस है, वो 2 लीटर से एक्सपेंड करके 10 लीटर तक जाती है 300 केल्विन टेम्परेचर पर। कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम। तो जब वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कह रहा है तो इसका मतलब जीरो आएगा। वो डाटा सिर्फ आपको क्या कर रहा है? परेशान करने के लिए दे रहा है। डाटा सिर्फ आपको क्या कर रहा है? परेशान करने के लिए दे रहा है। इसी तरह मैंने एक वीडियो में पढ़ाते पढ़ाते, जैसे यहां मैंने कहा ना कि आपको परेशान करने के लिए दे रहा है, तो मैंने एक कानपुर की लैंग्वेज बोल दी थी। आप लोग जानते होंगे, अब मैं बोलूंगा नहीं तो ये भी वीडियो कट जाएगा। तो वो यार हर समय वो कोई ना कोई दिखा देता है बार बार, और वो मैंने 3 साल पहले बोला था। और वो टर्म आप लोग जानते हैं, आम बोलचाल में बोला जाता है, और यूपी में कानपुर में तो बहुत बोला जाता है, हर आदमी बोलता है। और मैं जेई का बैच पढ़ा रहा था, वो प्रयास बैच था जेई का, पास आउट। और जेई के पास आउट में मैंने ये बोला था आज से 3 साल पहले, और आज तक मैं उसको भुगत रहा हूं। आज तक वो भुगत रहा हूं, मगर अब क्या कर सकते हैं भाई, लोग है चला देते, तो मैं भी क्या करूं। तो देखो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, तो वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम कितना होगा? जीरो। वो डाटा देके ना आपको परेशान करेगा, आपको उल्लू बनाएगा। हाँ वही हाँ, वही है, वही है। चलो कोई नहीं यार। तो चलिए अब पढ़ते हैं। अब देखो जरा, वर्क डन फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, अब देखो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब पिस्टन अपने आप ऊपर चलता चला जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो जब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। भाई यदि फ्री एक्सपेंशन है तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। मतलब पिस्टन अपने आप ऊपर भागता जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब उसको कोई रोकने वाला नहीं है तो वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। वर्क डिफिनीशन है मोशन अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स। कोई अपोज करेगा मोशन कराने में, तब हमें वर्क करना पड़ेगा। कोई अपोज ही नहीं कर रहा तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। भाई फ्री एक्सपेंशन का मतलब बाहर प्रेशर है ही नहीं, और जब प्रेशर नहीं है तो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। अरे भैया सुभाष, केमिकल काइनेटिक्स की डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करा दिए हैं, कल रात में अपलोड कराए हैं। कल रात में अपलोड कराए हैं। मेरे पास मैसेज आया है कि सर मैंने अपलोड कर दिए। मैंने उनको शाम को 8 बजे दिए थे, मगर मेरे पास रात में 11 बजे मैसेज आया था, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई एनी हाउ आज अपलोड कर देना, बच्चे बेचारे 2-3 दिन से परेशान है। तो जिसको मैंने कहा था वो भी शायद बंदा थोड़ा सेंसिबल था, तो उसने रात में अपलोड कर दिए थे। बेटा अली ब्लर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि आपका नेट वीक चल रहा है, यहां सब मस्त चल रहा है। वीडियो सॉल्यूशन कहां पे मिलेंगे? जिस फोल्डर में अभी तुम पढ़ रहे हो उसके बगल में एक फोल्डर है असाइनमेंट, उसके बगल में एक फोल्डर है अदर्स।
अदर्स वाले फोल्डर में जाओगे, फिर केमिस्ट्री में जाओगे, और केमिस्ट्री में जाके जैसे ही देखोगे तो फोल्डर बने होंगे लिक्विड सोल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के फोल्डर को क्लिक करोगे, अंदर जाओगे तो एक गूगल सीट आ जाएगी। उस गूगल सीट में सभी डीपीपी के लिंक, उनके वीडियो सोल्यूशन के लिंक, उनके वीडियो सोल्यूशन की पीडीएफ के लिंक, ये सब पड़े हैं, ये सब पड़े हैं। अब मुझे पढ़ाने दो, डिस्टर्ब ना करो। तो वर्क कब कब जीरो होगा समझ पाए? वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन। अच्छा अब ये देखो, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। यदि कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस की कंडीशन बताओ भाई बच्चे, आइसोकोरिक प्रोसेस की कंडीशन बताओ। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यदि V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो dV इक्वल टू क्या होगा? जीरो। और dV इक्वल टू जीरो होगा तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। इसको थोड़ा साफ साफ लिख दो, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो, है ना? चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। तो कब कब वर्क जीरो होगा बताओ? अगेंस्ट वैक्यूम वर्क जीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क जीरो होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो होगा। कब कब जीरो होगा बताओ? अगेंस्ट वैक्यूम वर्क जीरो होगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क जीरो होगा, और आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क जीरो होगा। क्या ये बातें याद रहेंगी सबको? क्या ये बातें याद रहेंगी? ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे? देखो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, यही कॉन्सेप्ट है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। यही जो छोटे छोटे पॉइंट लिखाए जा रहे हैं सीएचडी में, यही कॉन्सेप्ट है। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, किसी फार्मूले से क्वेश्चन नहीं बनेगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ध्यान रखना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट लिखा रहा हूं यही सब कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप डेली रिवाइज करें, डेली रिवाइज करें। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। सबको ये बात समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आ रही है? चलो, यदि सबको ये बात समझ में आ रही है तो मैं अब और आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? अच्छा अब गौर से समझना, अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? वापस आता हूं। देखो बच्चों, वर्क का फार्मूला हमारा ये है, देखो P एक्सटर्नल dV, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? एटमॉस्फेयर या बार। इसकी यूनिट क्या आएगी? लीटर। अब प्रॉब्लम यह है, वर्क एनर्जी का फॉर्म है। क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान ना हो। वर्क एनर्जी का फॉर्म है, और जब वर्क एनर्जी का फॉर्म है तो इसकी यूनिट जूल, कैलोरी, ये सब होती है। और हमने निकाला है वर्क की यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू लीटर, और ऑप्शन में दिया होगा जूल, और हमारा जो वर्क निकल के आएगा उसकी यूनिट होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू लीटर। तो ऑप्शन को मैच कैसे कराएंगे? तो थोड़ा यूनिट का कन्वर्जन भी देख लो, गौर समझो। हमारे वर्क की यूनिट जो होगी, देखो यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट जो होगी वो होगी एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला ये है, तो हमारी यूनिट ये बनेगी जाके। मगर ऑप्शन में ऑलवेज वो आंसर देगा जूल में, किलो जूल में, कैलोरी में। तो आपको रिलेशन भी पता होने चाहिए, रिलेशन भी पता होने चाहिए। तो देखो रिलेशन क्या है, 1 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर इक्वल टू होता है 100 जूल के बराबर, और 1 बार इंटू लीटर, मान लो बार में चल रहा है, वो होता है 101 जूल के बराबर।
अप्रॉक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसलिए मैं बनाता जा रहा हूं। और 1 जूल इक्वल टू, सॉरी 1 कैलोरी इक्वल टू, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल के बराबर। तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन भी ध्यान रखना है, आपको ये यूनिट कन्वर्जन भी ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ भाई विशाल क्या कह रहे हो? विशाल क्या कह रहे हो? AITS कब स्टार्ट होगा बता देंगे यार। हाँ, फ्री एक्सपेंशन में वर्क हमेशा 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन में वर्क हमेशा 0 होगा। अच्छा, उल्टा लिख दिया है क्या? एक मिनट रुक जाओ। हाँ बच्चों, ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख गया है, ये होता है 101 और ये होता है 100, उल्टा लिख गया था। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू होता है 101 जूल और 1 बार लीटर इक्वल टू होता है 100 जूल। तो जरा गौर से देखो, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यूनिट कन्वर्जन भी ध्यान रखना है, पेपर में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पेपर में जरूरत पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो सब लोग? अच्छा, यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पे, CSD भी लिखता चल रहा हूं साथ में, CSD भी लिखता चल रहा हूं साथ में। अब जरा देखो बच्चों, हीट क्या होता है? हीट क्या है? हीट एनर्जी फ्लो या ट्रांसफर इन टर्म ऑफ हीट या फॉर्म ऑफ हीट, फॉर्म लिख देता हूं, फॉर्म ऑफ हीट व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस present between system and surrounding। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट समझो, फ्लो किधर करेगा? फ्लो डायरेक्शन क्या होगी? फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? फ्लो का डायरेक्शन होगा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो का डायरेक्शन होगा। अच्छा, हीट कैसा है या स्टेट फंक्शन? सब लोग बताओ, हीट कैसा है, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? हीट कैसा है, पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। हीट इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? हीट इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? हीट इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? बताइए, हीट इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है या बाउंड्री प्रॉपर्टी है? बताइए। बाउंड्री प्रॉपर्टी है। यस, हीट क्या है? बाउंड्री प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट, यदि कहीं पर इंसुलेटर वॉल है, इंसुलेटर वॉल है, यदि इंसुलेटर वॉल है तो बताओ हीट की वैल्यू कितनी होगी?
यदि इंसुलेटर वॉल है, इसका मतलब वहां पर हीट की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? इंसुलेटर वॉल है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत आराम से पढ़ेंगे कि कंटेनर की वॉल किसकी बनी है। क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत आराम से पढ़ेंगे कि कंटेनर की वॉल किसकी बनी है। कंटेनर की वॉल किसकी बनी है, बहुत आराम से पढ़ना होगा। इंसुलेटर वॉल है तो क्या होगा? हीट की वैल्यू 0 होगी। यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट की वैल्यू कितनी होगी? यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो। तो यदि कोई कहता है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब वहां हीट की वैल्यू क्या है? 0 है। यदि वो कोई कहता है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका मतलब हीट की वैल्यू क्या है? 0। तो कब कब हीट की वैल्यू 0 होगी? यदि वॉल ऑफ कंटेनर इंसुलेटर है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। यदि वॉल ऑफ कंटेनर इंसुलेटर है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट की वैल्यू 0 होगी। यदि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो भी हीट की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो हीट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो कब कब 0 होगी, ध्यान रखोगे? यस। अब जरा देखो साइन। साइन, अब इस बात को जरा समझो। देखो ये हमारा सिस्टम है, ध्यान दीजिए, ये हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम क्या कर सकता है? या तो सिस्टम क्यू एनर्जी दे सकता है, किसको? सराउंडिंग को। तो यदि सिस्टम एनर्जी दे रहा है सराउंडिंग को, तो सिस्टम की एनर्जी कैसी हो जाएगी बताओ? इफ, पॉइंट जरा देखो, हीट रिलीज, यदि हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम की हीट क्या है? निगेटिव। क्यों? इससे निकल गई। यदि हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम की हीट का साइन कैसा होगा? निगेटिव। भाई मेरे से 10 रुपए निकल गए तो माइनस आएगा ना मेरे पास। अच्छा, सिस्टम से निकले तो मिले किसको होंगे? सिस्टम से निकली तो मिली किसको होगी? दुनिया में कितने लोग? दुनिया में कितने लोग? 2 लोग। दुनिया में कितने लोग? 2 लोग। तो सिस्टम से निकली तो मिली किसकी होगी? सराउंडिंग को। तो सराउंडिंग की हीट कैसी होगी? पॉजिटिव। सराउंडिंग की हीट का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यदि कहीं हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, इसका मतलब सिस्टम की हीट का साइन निगेटिव लोगे और सराउंडिंग की हीट का साइन लेने की जरूरत पड़ी तो कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे। साइन समझ पा रहे हो? यदि कहीं पे हीट निकल रही है, इसका मतलब सिस्टम ने हीट निकाल दी, तो सिस्टम की हीट क्या हो गई? कम हो गई। कितनी कम हो गई? माइनस के साथ आएगी। तो सिस्टम की हीट कैसी होगी? माइनस। सराउंडिंग की हीट कैसी होगी? पॉजिटिव। अच्छा, यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, यदि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम को हीट मिल रही है तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। अब सिस्टम को हीट मिली तो दी किसने होगी बताओ? यदि सिस्टम को हीट मिली तो दी किसने होगी? दुनिया में 2 ही लोग हैं, तो जब सिस्टम को हीट मिली तो दी किसने होगी? सराउंडिंग ने। तो सराउंडिंग की हीट का साइन निगेटिव। सराउंडिंग की हीट का साइन निगेटिव। ये बात ठीक है? सब लोग समझ पाए? यदि सिस्टम को हीट मिल रही है तो भाई मुझे मिलेगा तो प्लस है, ऐड हो रहा है। अब मुझे मिला है तो दिया किसने होगा? मुझे मिला है तो दिया किसने होगा? तो दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग। तो जब मुझे मिला है, सिस्टम को मिला है, तो दिया सराउंडिंग ने होगा। और सराउंडिंग दे रहा है तो माइनस। सराउंडिंग दे रहा है तो माइनस। अब देखो बात आ जाती है किसकी? यूनिट की। यूनिट ऑफ हीट। तो हीट की यूनिट या तो हम जूल रखते हैं या हम कैलोरी रखते हैं। या तो जूल में लेते हैं या कैलोरी में लेते हैं या किलो कैलोरी, किलो जूल, यही सब लगाते हैं। तो इसकी यूनिट जूल या कैलोरी होती है। तो हीट की बात समझ पाए? एनर्जी हीट के फॉर्म में कब फ्लो होगी? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा।
किधर से किधर फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी। कब कब हीट की वैल्यू जीरो होगी, इंसुलेटर वॉल है तो जीरो होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो जीरो होगी। हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। हीट क्या है, बाउंड्री प्रॉपर्टी है। यदि हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम की हीट का साइन पॉजिटिव, सराउंडिंग का निगेटिव। यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो सिस्टम की हीट का साइन पॉजिटिव, सराउंडिंग का निगेटिव। आइसोथर्मल में हीट की वैल्यू जीरो नहीं होगी ना मानसी, जितना लिखूं उतना समझना है, एक्स्ट्रा नहीं। आइसोथर्मल में यदि जीरो होती तो मैं लिखाता ना, रिप्रेजेंट करेंगे। मैं साथ साथ में सीएचडी भी लिखाता जा रहा हूं। ये हीट के सीएचडी थे। अब इंटरनल एनर्जी के सीएचडी यहीं पे लिख दूं, इंटरनल एनर्जी के सीएचडी, इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी के सीएचडी भी यहीं पे लिखता जा रहा हूं। ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, सभी तरह की एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू या कैपिटल ई से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं डी यू या डेल्टा यू से, डेल्टा ई या डीई से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को। अब गौर से मेरी बात समझिएगा सब लोग, सारे बच्चे गौर से मेरी बात समझेंगे। अब सीएचडी को आगे ले जा रहा हूं। देखो मैंने अभी तक पढ़ाया इंटरनल एनर्जी क्या है, सभी तरह की एनर्जी का सम। इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसके जो पॉइंटर लिखा रहा हूं वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी सभी तरह की एनर्जी का सम है, ठीक है। उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डी यू या डेल्टा यू, डीई या डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब गौर से समझो बच्चों, ये कैसा होता है, ये कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैंने बताया था एनर्जी कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये बच्चों कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट गौर सुनना, बट पर मोल, पर ग्राम, पर वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पर मोल दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। इंटरनल एनर्जी पर मोल, इंटरनल एनर्जी पर ग्राम, इंटरनल एनर्जी पर वॉल्यूम, ये सब इंटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, इंटरनल एनर्जी एक मोल, इंटेंसिव। अच्छा दूसरा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। ये कैसी होगी, स्टेट फंक्शन होगी। ना तो ये हीट है, ना ये वर्क है, ना ये डिस्टेंस है, ना ये हीट कैपेसिटी है, तो ये कैसा होगा, स्टेट फंक्शन होगा। अब देखो मैंने कहा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, बच्चों ने कहा हाँ ठीक है, बस ना इसको रियलाइज रखना है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फार्मूले क्वेश्चन में खूब यूज होगा, क्वेश्चन में खूब यूज होगा। आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, गौर समझना, ये पॉइंट ए है, यहां से मैं चला, अब मैं पॉइंट बी पे आया,
और फिर मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए पे चला गया, मगर मेरा पॉइंट बी से पॉइंट ए पे जाने का रास्ता ये था, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हूं, अब जाके पहुंचा। मैंने कहा ए से बी के जाने की इंटरनल एनर्जी U1 है, बी से ए आने की इंटरनल एनर्जी U2 है। तो बताओ U1 और U2 आपस में बराबर होंगे कि नहीं? बताओ। ए से बी जाने की इंटरनल एनर्जी U1 है, जो मैं ऐसे आया। अब बी से ए मैं वापस ऐसे जा रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग फॉर्म में। अब इंटरनल एनर्जी बताओ, तो सेम रहेगी। क्यों? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो पास से तो उसको लेना देना नहीं है, चाहे जैसे आओ चाहे जैसे जाओ। उसको पास से क्या मतलब? उसको सिर्फ स्टेट से मतलब है। यदि स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? यदि स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। ध्यान दो। तो स्टेट फंक्शन आपको लग रहा है अच्छा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। मैं बार बार कह रहा हूं ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत 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 हैवी कॉन्सेप्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में कोई फार्मूला नहीं है, जो भी फार्मूला है वो दिखावटी है। सारा कुछ ये पॉइंटर से चलेगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट लिखाए जा रहे हैं यही कॉन्सेप्ट है, यही थर्मोडायनेमिक्स है। इन पर फोकस रखो, इनको रिवाइज करते रहना, इनको याद रखना। नहीं तो फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं निकलेगा, रोना धोना मचाते रहोगे बस। क्यों? क्योंकि तुम अपने स्टाइल से पढ़ रहे होगे, मेरे स्टाइल से नहीं पढ़ रहे होगे। अब जब तुम अपने स्टाइल से पढ़ोगे तो अपने रिजल्ट आएंगे, मेरे स्टाइल से पढ़ोगे तो मेरे तरह के रिजल्ट आएंगे। ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, डेली नोटबुक रिवाइज करो और फार्मूले पे फोकस न रख के पॉइंटर पे फोकस रखो, जो पॉइंट बताए जा रहे हैं। अब स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं तुम इसको आसानी से ले लो, इसका मतलब इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना होगा वो मैं सिखाऊंगा, ध्यान रखिए। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट गौर सुनो। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नॉट काउंटेबल। ओनली चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी is countable। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी काउंटेबल नहीं होती है, इसका चेंज काउंटेबल है। मतलब यू को काउंट नहीं कर पाओगे, डेल्टा यू काउंटेबल है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट काउंटेबल, वो काउंटेबल नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। हमेशा चेंज को काउंट किया जाता है, ध्यान रखना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट काउंटेबल, ओनली चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज काउंटेबल। जब वो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी बताओ, इसका मतलब वो चेंज पूछ रहा है, वो चेंज पूछ रहा है, ध्यान रखना। जब वो कहता है इंटरनल एनर्जी बताओ, इसका मतलब वो चेंज पूछ रहा है, वो चेंज पूछ रहा है। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो काउंटेबल ही नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू तो काउंटेबल ही नहीं है ना, सिर्फ चेंज। तो यदि वो किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी बताओ, इसका मतलब वो चेंज पूछ रहा है। देखो मैं दिखाता हूं, पहले मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन लाया हूं। ये देखो वो क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा। इस क्वेश्चन को करिएगा मत क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसे पूछेगा। मान लो चेंज ना भी लिखा जाए तो भी आप ध्यान रखना वो चेंज ही निकालना है, तो भी आप ध्यान रखना वो चेंज निकालना है। वो लिखने का एरर है। वो क्या है?
लिखने का एरर है। जिसने लिखा है उसने बहुत तन्मयता से नहीं लिखा है, मतलब अच्छे से सोच के नहीं लिखा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू काउंटेबल नहीं है, ओनली चेंज काउंटेबल है। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा और बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस, गौर सुनो, इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड अपॉन, भूल मत जाना इसलिए 2 बार ओनली लगा दिया है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यदि गैस आइडियल है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी चेंज कर लो। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं किया है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। ध्यान रखना आइडियल गैस के केस में, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बार बार क्वेश्चन में लग रहा होगा। 2 पॉइंट बार बार क्वेश्चन में लगेंगे, एक स्टेट फंक्शन वाला और एक ये वाला, ये फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होंगे। मैं फिर लिख रहा हूं, फिर बता रहा हूं, फार्मूला नाम की चीज थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होती है। जो फार्मूला होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं निकलता है। यदि ये सारे पॉइंटर आपको अच्छे से याद नहीं होंगे, यदि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद नहीं होंगे, तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स को बार बार रिवाइज करो, ये सारे पॉइंटर याद रखिएगा, फार्मूले पे फोकस ना करिएगा, फार्मूला रट के मत बैठिएगा कि फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ये वो चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर अलग तरह का चैप्टर है। किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किस चीज पे फोकस रखना है, ये मैं बताता जाऊंगा, करना आपकी जिम्मेदारी है। तो गौर से देखो, आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, तो बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो जब ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा? नहीं। टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं, तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा? नहीं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। आप कुछ भी चेंज कर लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, प्रेशर चेंज कर लो, एक्सपेंड कर लो, कंप्रेस कर लो, कुछ भी करो, टेम्परेचर नहीं चेंज तो इंटरनल एनर्जी में नहीं चेंज। टेम्परेचर नहीं चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं। ओनली आइडियल गैस के केस में, और आपके सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस है, रियल गैस है ही नहीं। ओनली आइडियल गैस के केस में ऐसा होता है, और आपके सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस है, रियल गैस है ही नहीं। अच्छा, अब बताओ साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी बताइए? साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होगी? डी की वैल्यू कितनी होगी? अब प्रोसेस साइक्लिक है, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस की डिफिनीशन क्या बताई थी कि साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसका स्टेट चेंज नहीं होता है, वो घूम फिर के उसी स्टेट पे आ जाता है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है साइक्लिक प्रोसेस का। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है?
ऐसा प्रोसेस जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो, सेम। तो जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो क्या हुआ, स्टेट चेंज नहीं होगा, ये स्टेट फंक्शन है ना। तो जब स्टेट फंक्शन है तो स्टेट चेंज होना चाहिए। अब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। भाई स्टेट चेंज होगा तब उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है। आप क्या कह रहे हो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो जब स्टेट सेम है तो उसकी वैल्यू में चेंज कैसे आए, वो तो स्टेट पे डिपेंड करता है ना। और स्टेट तुम कह रहे हो चेंज ही नहीं हुआ है, तो जब स्टेट नहीं चेंज हुआ है तो वैल्यू कैसे चेंज आए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो। और ध्यान रखना मैं चेंज जीरो लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो नहीं लिख रहा हूं, मक्कार लौंडो। बच्चों ध्यान रखना, चेंज जीरो लिख रहा हूं। तो साइक्लिक प्रोसेस की डी यू जीरो, आइसोथर्मल प्रोसेस की डी यू जीरो। आइसोथर्मल की जीरो इसलिए है क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन है, साइक्लिक प्रोसेस की जीरो इसलिए है क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। दोनों में डिफरेंसेस है, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब यूनिट क्या होगी, तो यार यूनिट क्या होगी, ये एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी की यूनिट क्या होगी, तो यार ये एनर्जी है ना, तो एनर्जी की यूनिट वही होती है, या तो वो जूल रखेगा या कैलोरी रखेगा, या तो वो जूल रखेगा या कैलोरी रखेगा, है ना। ये सारे पॉइंटर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन सभी पॉइंटर पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और मैं इन सभी पॉइंटर पर क्वेश्चन कराऊंगा भी।